नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार अपने चैनल जीडीओ एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, उनमें कितनी बोलियां आती हैं, ये सब हमने आपको पढ़ाया। और आज हम आपको पढ़ाएंगे कि लिपि क्या होती है और लिपि और भाषा में अंतर क्या है, ये हम आपको पढ़ाएंगे। तो आओ दोस्तों, हम बताते हैं कि लिपि क्या होती है। तो हम पहले पढ़ेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं। लिपि दोस्तों होती क्या चीज़ है। जैसे हम किसी वर्ण को लेते हैं, किसी अक्षर को लेते हैं, जब हम उसे मुख से उच्चारित करके बोलते हैं तो वो जब शब्दों में होती है तो उसे भाषा कहते हैं। और जब उस अक्षर को हम लिख देते हैं तो वह लिपि कहलाने लगती है। जब उसको हम लिख देते हैं तो वो लिपि कहलाने लगती है। और जब हम उसको अपने मुखार बिंदु से उच्चारित करते हैं तो वो भाषा में आ जाती है। बस यही एक माइनर मतलब एक छोटा सा अंतर है भाषा और लिपि में, और विशेष अंतर नहीं है। तो हम बता रहे हैं आपको लिपि क्या होती है। लिपि जैसे होती कैसी है, जैसे जो ध्वनि होता है, ध्वनि के चिन्हों को, जो ध्वनि होते हैं उनको चिन्हों और प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करना ही लिपि कहलाती है। ध्वनि को चिन्हों और प्रतीकों के माध्यम से। पहला तो आपका ये आ जाएगा कि लिपि का पहला एक परिभाषा ये है, ध्वनि को जो है चिन्हों और क्या कहते हैं कि प्रतीकों के माध्यम से, चिन्हों और प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करना ही लिपि कहलाती है। ध्वनि को चिन्हों और प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करना क्या कहलाता है, लिपि कहलाती है। लिपि कहलाती है। ये क्या है, ये लिपि है। और जो है दूसरा परिभाषा आ जाता है दोस्तों हमारा, कि दूसरा जैसे ये तो एक व्यवहारिक भाषा हुई। व्यवहारिक भाषा आपको जैसे समझने के लिए होता क्या है, जैसे हमने लिख दिया रमेश, ठीक, रमेश लिख दिया, मैंने लिखा रमेश। लेकिन जब हम अपने मुख से बोलेंगे कि रमेश अगर बोल दिया तो वो एक भाषा हो गई, वो भाषा हो गई। लेकिन अगर रमेश को हम प्रतीकों के माध्यम से, जैसे र का जो प्रतीक है, म का जो प्रतीक है, स का जो प्रतीक है, उससे अगर हम लिखित रूप से इसमें लिखकर आपको बताते हैं तो ये क्या हो गया, लिपि हो गई। ये लिपि हो गई। तो लिपि का ये तो एक व्यवहारिक परिभाषा था दोस्तों। और इसका जो किताबी भाषा है उसको भी हम आपको बता दे रहे हैं कि इसकी किताबी भाषा क्या है। किताबी भाषा ऐसा है दोस्तों, जैसे लिपि जो है जब किसी लिखित वर्ण संकेतों के माध्यम से अपने भाषा या विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे लिपि कहते हैं। इसका जो है ये तो व्यवहारिक भाषा हुआ। लेकिन जो परिभाषा हम आप देने जा रहे हैं वो एक किताबी भाषा है। परिभाषा, लिपि की परिभाषा क्या है, जब किसी लिखित वर्ण संकेतों के माध्यम से, जब किसी लिखित वर्ण संकेतों के माध्यम से, वर्ण संकेतों के
माध्यम से जब किसी लिखित वर्ण संकेतों के माध्यम से अपने भाव या विचारों को अपने भावों या विचारों को प्रकट करते हैं भाव या विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। ये हुआ आपका किताबी भाषा। तो दोस्तों आप एक सरल रूप में जान लीजिए लिपि क्या है। लिपि वो है जिस चीज़ से हम अपने भावों और विचारों को जिस वर्ण के माध्यम से व्यक्त करते हैं उसी को लिपि कहते हैं। सीधी सी बात यही है कि जब हम किसी वर्ण संकेतों के माध्यम से अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे लिपि कहते हैं। ये हुआ लिपि की परिभाषा। अब दोस्तों लिपि कितनी प्रकार की होती है? वैसे तो लिपियाँ कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हमारे भारत में 3 लिपियाँ बोली जाती हैं और उनका क्या क्या नाम है हम आपको अभी आप बता रहे हैं कि उनका नाम क्या क्या है। तो हम लिपि कितनी प्रकार की होती है दोस्तों उसको हम बताएंगे आपको कि भारत में कितनी लिपियाँ होती हैं। पहले नंबर पर हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत में कितनी लिपियाँ होती हैं। भारत में कितनी लिपियाँ होती हैं? तो भारत में 3 लिपियाँ होती हैं। कौन कौन सी? पहला है सिंधु लिपि। सिंधु लिपि और दूसरा आ जाता है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि और तीसरा आ जाता है ब्राह्मी लिपि। ये 3 लिपियाँ होती हैं दोस्तों। पहली है सिंधु लिपि, दूसरी है खरोष्ठी लिपि, तीसरी है ब्राह्मी लिपि। तो इन लिपि ये हमारी सबसे प्राचीन लिपि है सिंधु लिपि। जो ये लिपि सिंधु लिपि है सबसे प्राचीन लिपि है। ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई। क्यों नहीं पढ़ी गई? क्योंकि इसकी जो लिपि थी वो जैसे प्राकृतिक चीज़ों को बनाकर उसको लिखा गया था और उसका कोई मतलब जैसे अर्थ शब्द को जोड़ के नहीं बनाया गया था। वो एक जैसे कि बकरी छाप देते थे और जैसे पेड़ छाप देते थे तो उसको उस प्रतीक के उस मतलब चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर देते थे और उसको इसी के कारण है जो है कि आज तक पढ़ा नहीं गया। तो इसे जो है यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। पहला नंबर सिंधु लिपि का यह अब तक पढ़ी नहीं जा सकी। कौन सी? सिंधु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। और दूसरा नंबर इसे जो है कि चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। इसे चित्रात्मक लिपि कहते हैं।
और तीसरा नंबर इसको जो है कि अधिमूलक लिपि के नाम से भी जानते हैं। इसे अधिमूलक लिपि भी कहते हैं। पहला नंबर, यह हद तक पढ़ी नहीं जा सकी। क्यों नहीं पढ़ी जा सकी? जैसे हमें बकरी कहना है तो हाँ, वो क्या करते थे, ऐसे ही बकरी का चित्र छाप देते थे और जो है कि उसे बकरी की तरह बना देते थे, तो उसका अर्थ निकलता था यह बकरी है। अगर पेड़ को कहना है तो उसको पेड़ बना देते थे, पेड़ इस तरह से बना देते थे तो उसको पेड़ रूप में दिखा देते थे। और जैसे कोई जो है कि और वस्तु का जिसमें जिक्र करना है तो उसका रूप बना देते थे। इस प्रकार से बना था, तो वो आज तक पढ़ी नहीं गई दोस्तों। वो उसी को सिंधु लिपि का नाम दिया गया। फिर आ जाता है हमारा खरोष्टी लिपि। तो अगर दोस्तों आप इसको लिख लिए हो तो हम इसको बताना शुरू करें कि खरोष्टी लिपि क्या होती है। ये तो हुआ सिंधु लिपि। अब आ गई आपकी खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि क्या होती है? खर मतलब होता है गधा, खर मतलब गधा होता है, और ओष्ठी मतलब होता है ओठ, मतलब गधे के ओठ से निकली हुई लिपि, उसे क्या कहते हैं? खरोष्टी लिपि। तो एक खरोष्टी लिपि का जन्म आर्मेयिक लिपि से हुआ है। इसका जन्म, खरोष्टी लिपि का जन्म, इसमें लिखिए, इसे गधे के मुख की लिपि कहते हैं। मुख की लिपि कहते हैं इसे, खरोष्टी लिपि को। खर मतलब गधा, ओष्ठ मतलब ओठ, गधे के मुख से निकलने वाली लिपि, इसे खरोष्टी लिपि कहते हैं। दूसरा, इसकी उत्पत्ति आर्मेयिक लिपि से हुई। आर्मेयिक लिपि से हुई। इसकी उत्पत्ति किससे हुई? आर्मेयिक लिपि से हुई। और यह लिपि दोस्तों भद्दी लिपि बोली जाती है, क्योंकि इसकी जो बोली है वो एकदम अच्छी नहीं है, इसलिए इसे जो है खरोष्टी लिपि को ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई। अब आ जाता है दोस्तों कि आपका ब्राह्मी लिपि। अब आता है ब्राह्मी लिपि कि ब्राह्मी लिपि क्या है। इसको हम आपको बता दें कि ब्राह्मी लिपि जो है सबसे प्रसिद्ध लिपि यही है, क्योंकि यह लिपि कहा जाता है ब्राह्मणों के मुख से उत्पन्न हुई है। ब्राह्मी लिपि को ब्राह्मणों के मुख से उत्पन्न हुई लिपि कहते हैं। ब्राह्मी लिपि को ब्राह्मणों के मुख से उत्पन्न लिपि कही जाती है। इसलिए इसे ब्राह्मी लिपि नाम दिया गया दोस्तों। तो हम इन लिपियों का जो विवरण था वो हमने आपको बताया। तो अक्सर कभी कभी पूछ देता है कि ब्राह्मी लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि क्यों लिया गया, तो उसमें कहा जाता है कि यह ब्राह्मणों के मुख से उत्पन्न लिपि है, इसलिए इसे ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। अब दोस्तों हम बताएंगे कि ब्राह्मी लिपि से ही हमारी हिंदी लिपि का जन्म हुआ, वो भारूपी लिपि का जन्म हुआ। ये कैसे हुआ, इसका एक जो है कि ग्राफ हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और वो ग्राफ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से वो अक्सर पूछा जाता है। तो आइए, तो इतना आप लिख लिए हों तो हम अब ब्राह्मी लिपि का डिटेल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं।
तो आगे देखिए कि ब्राह्मी लिपि के कितने भेद हुए और अंत में किस तरह से हिंदी भारूपी लिपि हुई, भारूपी लिपि में हिंदी किस तरह से बनी, इसको हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो जैसे अब आ गया ब्राह्मी लिपि। हमने कहा कि ब्राह्मी लिपि के भेद। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि दोस्तों, ये ब्राह्मी लिपि ब्राह्मणों के मुख से उत्पन्न हुई लिपि बोली जाती है और इसकी दो शैलियाँ होती हैं। इसकी दो शैलियाँ होती हैं। पहली शैली क्या है? पहली शैली है दक्षिणी शैली और दूसरी है उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। उत्तरी शैली, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली, दो शैलियों में विभक्त हुई। फिर उत्तरी शैली के दो भेद हो गए। उत्तरी शैली के दो भेद हो गए। इसके कौन कौन से? एक गुप्त लिपि हुआ और एक सिद्ध मात्रिक लिपि। गुप्त लिपि और यह हुआ सिद्ध मात्रिक लिपि। गुप्त लिपि और सिद्ध मात्रिक लिपि। और सिद्ध मात्रिक लिपि के भी दो भेद हो गए। इसके दो भेद हो गए। कौन कौन से? एक तो हो गया नागरी लिपि और दूसरा हो गया शारदा लिपि। नागरी लिपि और शारदा लिपि। शारदा लिपि ये हुई नागरी लिपि और शारदा लिपि। और इसी नागरी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति होती है। इसी से क्या किसकी उत्पत्ति होती है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि से इसकी उत्पत्ति होती है। उसी देवनागरी से हिंदी की उत्पत्ति होती है। किसकी? हिंदी की। इसी देवनागरी लिपि से हिंदी की उत्पत्ति होती है। अब आ जाता है शारदा लिपि। शारदा लिपि में कश्मीरी भाषा और पंजाबी भाषा का उदय होता है। कश्मीरी भाषा और पंजाबी भाषा का उदय होता है शारदा लिपि से। तो दोस्तों ये ग्राफ जो हमने आपको बताया है, ये ग्राफ परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे कि ब्राह्मी लिपि पहले दक्षिणी लिपि और उत्तरी शैली में दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली में परिवर्तित हुई। फिर उत्तरी शैली गुप्त लिपि और सिद्ध मात्रिक शैली में लिपि में हुई। और उसके बाद सिद्ध मात्रिक लिपि आ जाती है नागरी लिपि और शारदा लिपि में। नागरी लिपि में देवनागरी लिपि का उदय होता है। उसके बाद देवनागरी से हिंदी का उदय होता है। फिर आ जाता है शारदा लिपि। शारदा लिपि में कश्मीरी और पंजाबी भाषा का उदय होता है। तो दोस्तों ये हुआ लिपि की जो है कि कितनी भागों में खंडित हुई है। अब आपको बता देते हैं देवनागरी लिपि कि देवनागरी लिपि कैसे देवनागरी के रूप में प्रसिद्ध हुई, इसको भी हम आपको बता देते हैं। इसके पीछे भी एक कारण है दोस्तों, और वो कारण हम आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि वो कारण सर्वमान्य तो नहीं है, लेकिन अब भाई पुस्तक में दिया है तो उसको आपको हमको बताना ही पड़ेगा। क्योंकि देवनागरी का जो मूल शब्द जो बना हुआ है देव और नागरी शब्द से बना हुआ है, और ये देव और नागरी शब्द आए कहाँ से, इसको हमको आपको बताना है। उसके बाद हम आपको आगे चलेंगे कि दोस्तों कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना क्या है कि गुजरात के जो नागर ब्राह्मण थे, जो गुजरात के नागर ब्राह्मण थे, इन्हीं के नाम से जो है कि इसका नाम नागरी पड़ा। और इसी नागरी को जब देव भाषा संस्कृत में परिनिष्ठित किया गया तो देव भाषा होने के नाते उसे देव और नागरी मिलाकर देवनागरी कहा गया।
तो हम बता रहे हैं आपको कि पहले क्या थे, गुजरात से इनका जब उदय हुआ कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा देवनागरी लिपि को देवनागरी लिपि का नामकरण, देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ? जो गुजरात के नागर ब्राह्मण हैं उनके नाम से जो है इसका नाम नागरी पड़ा, और जब ये लिपि संस्कृत में प्रतिष्ठित कर दी गई तो संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। तो देव भाषा होने के नाते इसके आगे देव जुड़ गया तो इसका नाम क्या हो गया? देवनागरी। क्या हो गया? देवनागरी। इसलिए इसे क्या कहते हैं? देवनागरी भाषा कहते हैं, देवनागरी लिपि कहते हैं। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे कि लिपि जैसे कि क्या होती है, कुछ अलग अलग जो भाषाएं आती हैं उनकी लिपियां जो हैं अलग अलग होती हैं। जैसे हिंदी जो है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ आप लिख दीजिए भाषा और यहाँ लिपि लिख दीजिए, लिपि, भाषा और लिपि, इससे आपको आसानी होगी। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में ये हुआ, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, फारसी लिपि में लिखी जाती है। और पंजाबी आपका आ जाता है गुरुमुखी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में। तो दोस्तों ये है क्या, जैसे हमने लिखा कि राम आम खाता है, ठीक, राम आम खाता है, ये तो देवनागरी में हुआ। किस लिपि में हुआ? देवनागरी लिपि में। जितने क ख आ से लेके अह तक, क ख ग ज्ञ तक जो भी आते हैं हिंदी में वर्ण, वो सब देवनागरी लिपि के हैं। तो इसमें ये सब क्या है? देवनागरी लिपि में है। और जैसे हम लिख दिया हमने कि राम आम खाता है, ठीक, हमने लिख दिया राम आम खाता है। तो इसकी लिपि रोमन हुई। लिपि क्या है? क्योंकि मैंने बताया आपको कि अंग्रेजी की लिपि रोमन है, यह लिखी तो रोमन लिपि में है, लेकिन ये पढ़ा किस में जा रहा है? पढ़ा जा रहा है देवनागरी लिपि में ना। ये लिखा तो गया है रोमन लिपि में, लेकिन पढ़ा जा रहा है देवनागरी लिपि में। तो ये जो होता है दोस्तों कि लिपियां तो चाहे जो लिख दें आप, लेकिन उसकी भाषाएं परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे उर्दू में हमको उर्दू आता नहीं, अब आपको बता दे रहे हैं कि मानक जैसे उर्दू होता है, ये उर्दू लिखा गया तो इसकी फारसी है, इसकी उर्दू की जो है लिपि फारसी है, ये फारसी लिपि है। तो देवनागरी जो है दोस्तों जो है कि इधर से दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। तो सॉरी जो है कि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, और
ये जो फारसी है, फारसी जो है हमारा बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसी का जो है ये जो है विपरीतार्थक है दोस्तों, और इसको आपको ध्यान में रखना है। और इतना हो गया, और हम आपको अगला चैप्टर अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आगे तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।